नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सरकारी बजट की। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है। ये वो दस्तावेज है जो हमारे देश की आर्थिक दिशा तय करता है। चाहे अर्थव्यवस्था को समझना हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई ये बजट है क्या। फिर देखेंगे कि इसके हिस्से क्या हैं, इसके मकसद क्या हैं, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि देश अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करता है। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये सरकारी बजट आखिर है क्या भला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर, हम सब पर पड़ता है। और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है। मतलब एक तरह से ये सरकार का पूरे एक साल का हिसाब किताब है, अनुमानित कमाई और खर्चे का पूरा ब्यौरा। चलिए अब इस बजट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे दो बहुत ही सिंपल हिस्सों में बांटकर समझते हैं। एक, पैसा आता कहां से है, और दूसरा, पैसा जाता कहां है। अब देखिए, सरकार की जो कमाई होती है यानी प्राप्तियां, वो दो तरह की हैं। रेवेन्यू रिसीट्स, ये वो कमाई है जिससे सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ता, जैसे टैक्स का पैसा। ये सरकार की सीधी इनकम है। लेकिन दूसरी तरफ है कैपिटल रिसीट्स। इसमें वो पैसा आता है जिससे सरकार पर देनदारी बढ़ती है, जैसे किसी से कर्ज लेना, इसे तो वापस चुकाना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल इसी तरह से खर्चे भी दो तरह के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी देना, सब्सिडी देना। इनसे देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा है जिससे देश के लिए कोई एसेट बनता है, कोई संपत्ति बनती है, जैसे नई सड़कें बनाना, पुल बनाना या कोई बड़ी मशीनरी खरीदना। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बजट में क्या क्या होता है। अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल, सरकार ये सब करती क्यों है? आखिर बजट बनाने का मकसद क्या है? देखिए, मोटे तौर पर इसके तीन बड़े मकसद होते हैं। आप इन्हें सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तीन पिलर भी कह सकते हैं। पहला है एलोकेशन फंक्शन, या कह लीजिए आवंटन कार्य। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत तो सबको है, जैसे देश की सुरक्षा या सड़कें। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी इन्हें क्यों बनाएगी? इसमें तो फायदा नहीं है। तो सरकार बजट के जरिए पैसा इन चीजों पर लगाती है। दूसरा काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी पुनर्वितरण। समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। सरकार अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है और इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, मतलब वेलफेयर स्कीम्स पर करती है। और तीसरा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना। सोचिए, इकोनॉमी एक गाड़ी की तरह है। जब वो धीमी पड़ जाए, मतलब मंदी आ जाए, तो सरकार खर्च बढ़ाकर उसे स्पीड देती है। और जब वो बहुत तेज भागने लगे, मतलब महंगाई बढ़ जाए, तो सरकार खर्च पर ब्रेक लगाकर उसे कंट्रोल करती है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो हम न्यूज में हर रोज सुनते हैं, घाटा, डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब है जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए, मतलब जब सरकार कमाई से ज्यादा खर्च कर दे। इसमें सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ये एक तरह की वार्निंग बेल है। इसका मतलब यह है कि सरकार की जो सीधी कमाई है वो उसके रोज के खर्चों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है। मतलब सरकार को अपनी सैलरी और सब्सिडी देने जैसे कामों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। और ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2023-24 के लिए ये हमारी पूरी जीडीपी का करीब 2.6% था। ये सच में एक चिंता की बात है कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। अब आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। ये वो नंबर है जो हमें ये बताता है कि सरकार को एक साल में कुल मिलाकर कितना उधार लेना पड़ेगा। ये सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट का असली इंडिकेटर है। और 2023-24 के लिए ये आंकड़ा जीडीपी का 5.6% अनुमानित था। सोचिए, हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी का 5.6%, इतना पैसा सरकार को उधार लेना पड़ रहा है देश चलाने के लिए। अब एक और घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट, यानी प्राथमिक घाटा। देखिए, सरकार जो कुल उधार लेती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा तो पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तो अगर हम उस ब्याज वाले हिस्से को हटा दें तो जो बचेगा वो प्राइमरी डेफिसिट है। ये हमें बताता है कि इस साल के नए खर्चों के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है।
और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023-24 के अनुमानों में पुराने कर्ज का ब्याज हटाने के बाद भी सरकार को जीडीपी का 2.0% उधार लेना पड़ रहा था। इससे पता चलता है कि मामला सिर्फ पुराने कर्ज का नहीं है, हमारे मौजूदा खर्चे भी हमारी कमाई से ज्यादा हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन घाटों को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या कोई तरीका है? जी हाँ, इसके लिए एक कानूनी ढांचा है जिसे फिस्कल डिसिप्लिन या राजकोषीय अनुशासन कहते हैं। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है FRBM एक्ट 2003। ये एक ऐसा कानून है जो सरकार पर एक तरह की लगाम लगाता है। ये कहता है कि आपको अपने खर्चों पर काबू पाना होगा और इन घाटों को धीरे धीरे कम करना होगा ताकि इसका बोझ हमारी आने वाली पीढ़ियों पर ना पड़े। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि बजट सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हम भविष्य में कहां जाना चाहते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने समझा कि बजट क्या होता है, इसके दो हिस्से देखे, कमाई और खर्च। फिर हमने इसके 3 बड़े मकसद जाने और आखिर में सरकार के अलग अलग घाटों को डिकोड किया। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। हम हमेशा सुनते हैं कि बजट घाटा एक बुरी चीज है, लेकिन क्या यह हमेशा सच है? क्या एक विकासशील देश के लिए अगर ये घाटे का पैसा मतलब उधार का पैसा अच्छी जगहों पर जैसे कि सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में लगाया जाए तो क्या ये भविष्य के विकास का इंजन नहीं बन सकता? सोचिएगा जरूर।